तब्दीली वहां नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद पाकिस्तान का जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे आज के दिन की बहुत ज्यादा और बड़ी गर्मा गर्म पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स है। एक तो हुकूमत ने फैसला कर लिया और उस फैसले का ऐलान कर दिया कि इमरान खान की नाअहली के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने के लिए हुकूमत पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के तहत और इलेक्शन कमीशन के फौरन प्लस ममनुआ फंडिंग के फैसले के बाद डिक्लेरेशन भेजेगी सुप्रीम कोर्ट में। और बावजूद इसके कि हुकूमत ने इतनी क्लैरिटी के साथ तो नहीं कहा कि क्या दोनों चीजें यानी कि इमरान खान की नाअहली और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पे पाबंदी, क्या डिक्लेरेशन में ये दोनों चीजें एड्रेस की जाएंगी, ये हुकूमत ने फिलहाल वाज़ेह नहीं किया। लेकिन इस बात का हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में वफाकी हुकूमत डिक्लेरेशन भेजेगी। ये बहुत बड़ा फैसला है। अब इसके बाद इमरान खान के पास कानूनी और सियासी एतबार से ऑप्शंस क्या रह जाते हैं, इमरान खान का अपना और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल क्या रह जाता है, ये बड़े अहम सवालात हैं। इमरान खान ने आज, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने आज इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज किया। बड़ी तादाद में कारकुनान निकले पूरे मुल्क के अंदर और इमरान खान ने एक बार फिर अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात को बोगस, झूठा और बदनीयती पर मबनी करार दिया। सिर्फ यही नहीं, आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हुई। पहले उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया, लेकिन उसके बाद फौरन उस रेफरेंस को वापस ले लिया और कहा कि इसमें चंद नुक्ते हैं जो कि शामिल किए जाने हैं। खास तौर पे जो पीटीआई का मौकिफ है कि इलेक्शन कमीशन ने उजरत में फैसला दे दिया था और 2 फैसले जारी किए हैं, तो उसको हाईलाइट करवाना चाह रही थी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। तो ये आज की चंद एक बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। इसके साथ साथ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई है कि इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में हल्का बंदियां मुकम्मल कर ली हैं। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके पीछे चल क्या रहा है। और इलेक्शन कमीशन ने यह भी कह दिया है कि वो किसी भी वक्त अब मुल्क भर में आम इंतखाबात करवाने के लिए तैयार है। आपको याद होगा कि 10 अप्रैल से पहले जब सुप्रीम कोर्ट में सू मोटो नोटिस लेके इस केस की समाअत हो रही थी कासिम सूरी वाली डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर, तो उसमें इलेक्शन कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा था कि हम कम से कम 7 महीनों तक यानी कि अक्टूबर नवंबर तक इलेक्शंस नहीं करवा सकते, हल्का बंदियां बहुत ताखीर का टाइम लेंगी। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल हो चुका है, किसी भी वक्त आम इंतखाबात हो सकते हैं। तो क्या मुल्क में जनरल इलेक्शंस की एक ग्राउंड बिल्ड हो रही है, इस मुल्क में हो सकते हैं? ये बड़े अहम सवालात हैं। और आगे के सियासी मंजरनामे के हवाले से क्या होने जा रहा है, इमरान खान के हवाले से, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हवाले से, गवर्नमेंट का अपना मुस्तकबिल क्या है सस्टेन करने के हवाले से, इन सवालात के जवाब ढूंढने की आज कोशिश करेंगे। और इसके लिए मेरे साथ बड़े मशहूर मारूफ और बड़े मुस्तनिद और मोतबर आज सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार प्रोग्राम में शामिल हैं। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, मज़हर अब्बास साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। आमिर ज़िया साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। और सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं मंसूर अली खान साहब, समा टीवी पे अपना प्रोग्राम करते हैं बड़ा ज़बरदस्त मेरे सवाल के उन्वान से। मज़हर साहब और आमिर ज़िया साहब, आपकी इजाज़त से ज़रा पहला सवाल मंसूर अली खान साहब से मैं करना चाहूँगी। मंसूर साहब, आपको क्या लगता है, जो हुकूमत ने आज फैसला कर लिया है कि वो एक डिक्लेरेशन लेके जाएगी इमरान खान के खिलाफ, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ, क्या इमरान खान नाअहल हो सकते हैं? प्लस स्पीकर कौमी असम्बली ने भी तोशा खाना का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में भेज दिया है। तो हुकूमत बमुकामला इमरान खान, इस जंग में कौन जीतेगा? देखिए, मेरे ख्याल में एक बात तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया गरीदा शो में इनवाइट करने के लिए। मेरा ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि मौजूदा हुकूमत के पास अल्टीमेटली कई महीनों के बाद जाके जो है वो एक सोने की चिड़िया हाथ में आई है, जिसकी वजह से अब तक तकरीबन मेरे ख्याल में 17-18 से भी ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो चुकी हैं। तो मेरा ख्याल में इसका इस बात से ज्यादा ताल्लुक नहीं है कि जनाब क्या होता है और क्या नहीं होता है, क्या उनको अल्टीमेटली जो है वो फारिग किया जाता है या नहीं किया जाता, लेकिन एटलीस्ट ये
ये है कि हुकूमत के पास अब कुछ फाइट करने के लिए कुछ आ गया है कि जनाब हमने इस तरह करना है और उस तरह करना है और हमने इसके ऊपर जो है वो पॉलिटिक्स हमने करनी है। यस, इट्स अ फैक्ट कि कुछ खतरनाक चीजें हैं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला आया है उसके अंदर चंद खतरनाक चीजें हैं। खास तौर पे मेरी नजर में, मैंने जो उसको स्टडी किया है उसमें खास तौर पे वो जो इस्लामाबाद के 2 अकाउंट्स हैं जो इमरान खान साहब के नाम से, इमरान खान साहब मतलब उसके सिग्नेटरी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से वो अकाउंट्स जो हैं वो ऑपरेट किए जा रहे थे और इसके बावजूद उनको डिक्लेयर नहीं किया गया अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन। मेरा ख्याल में ये बड़ी खतरनाक चीज है और उसका अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं आया। बाकी चीजों के बारे में तो फिर भी ये लोग जवाब दे रहे हैं कि जी 2002 का चूंकि लॉ उस वक्त चल रहा था, 2017 के लॉज अभी नहीं आए थे, तो जनाब उसके मुताबिक हम फॉरेन कंपनी से भी जो है वो पैसे ले सकते थे। चलें, मैं 1 मिनट के लिए अगर इस आर्गुमेंट को मान भी लूं, लेकिन वो जो इस्लामाबाद के जो अकाउंट्स हैं जिनको डिक्लेयर नहीं किया गया वो बड़ी खतरनाक बात है। और मतलब विलिंगली जो है, और भी इसके अलावा कई अकाउंट्स हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं के नामों के ऊपर रजिस्टर्ड थे, उन्हें भी डिक्लेयर नहीं किया गया। सो यस, आई एग्री, वहां पे बड़े खतरनाक किस्म के डीमंस हैं उस रिपोर्ट के अंदर और मेरा ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इसको बहुत ज्यादा लाइटली ले रही है। बट ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे इट इज द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो ये फैसला करेगी कि क्या खान साहब को ना अहल किया जाए या ना किया। So taking it up again, Mansoor, do you think those demons which you see in that report, would those demons be able to eat up Imran Khan and Pakistan Tehreek-e-Insaf as a whole? मैं एक्चुअली काश ये एक ऐसा मुल्क होता जहां पे इस मुल्क में जो कई फैसले हैं वो टोटली आइन और कानून के मुताबिक होते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी माजी के अंदर अगर हम उठा के देखें तो कई ऐसे फैसले हैं हमारे मुल्क के अंदर जो हवाओं के मुताबिक चलते हैं। आज हवा का रुख शुमाल की तरफ है या जनूब की तरफ है, इस बुनियाद के ऊपर भी यहाँ पे कई फैसले हो चुके हैं। सो मैं नहीं जानता कि उस वक्त हवाएं जो हैं वो अपना कोई असर रसूख प्ले करती हैं या नहीं, लेकिन अगर कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक चला जाए तो मेरा ख्याल में खान साहब के लिए मुश्किलात तो हैं। ठीक है, मजहर अब्बास साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी मुझे आ रही है। आपकी लाइन ड्रॉप हो गई थी, मैं सवाल आपसे पुट अप करना चाह रही हूं और मुझे ये बताइए कि हुकूमत बामुकाबला इमरान खान अब एक बाकायदा जंग का तबल जो है वो बच चुका है, इसमें आपको अल्टीमेट जीत किसकी नजर आती है? क्या आपको लगता है कि इमरान खान इस एक बड़े तूफान में से भी सर्वाइव कर सकते हैं या यहां से सर्वाइव करना मुश्किल है इमरान खान प्लस पीटीआई का? देखिए, इमरान खान की जो रेपुटेशन है वो लूजर की नहीं है और लेकिन उनके सामने चैलेंज अब बड़ा आ गया है और चैलेंज 2 हैं। उनको जाहिर है जब उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई तो उन्होंने एक चीज की और उन्होंने वो किया कि लोगों को, अपने सपोर्टर्स को स्ट्रीट पर रखा। और अगर आप देखें तो पिछले 3-3.5 महीने से उनके जो सपोर्टर्स हैं वो हर चंद दिन बाद किसी न किसी प्रोटेस्ट के हवाले से वो स्ट्रीट पर नजर आते हैं। तो एक तो वो जुड़े रहे और उसका उन्हें फायदा भी हुआ। खासतौर पे पंजाब में हमें नजर आया कि इतने महीनों में जो उन्होंने कैंपेन की उसका अल्टीमेट नतीजा उन्हें 17 जुलाई को नजर आ गया और अब वो एक कंफर्ट जोन में चले गए हैं। और कंफर्ट जोन ये है कि उनके पास पंजाब गवर्नमेंट है, उनके पास खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट है, तो अब उन्हें कोई उस तरह की जल्दी नहीं है कि फौरी तौर पे आम इंतखाबात कराए जाए। और जाहिर है वो पंजाब में अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करना चाहते हैं इस वक्त। और अब पीडीएम के सामने ज्यादा बड़ा चैलेंज आ गया है कि वो पंजाब लूज कर गए, खैबर पख्तूनख्वा पहले ही लूज कर गए थे, सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, मरकज में फेडरल गवर्नमेंट उनकी है। तो अब उनके सामने चैलेंज ये है कि इमरान खान को किस तरह इस वक्त ये जो उनके पास सामने एक चीज आई है, क्या इसमें वो कामयाब होंगे? जो रेफरेंस वो फाइल कर रहे हैं वो रेफरेंस में जो क्लॉजेज उन्होंने यूज किए, जो आज मरियम औरंगजेब साहिबा कह रही थी, उसमें उसके तहत वो कोशिश ये करेंगे, उसमें गवर्नमेंट जो है वो गालिबन उसमें पहले एक डिक्लेरेशन देगी और जिसकी तहत वो कहेंगे कि ये दिस पार्टी इज फॉरेन एडेड। अब ये साबित कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये अलग बात है। और उसके बाद वो डिक्लेयर कर देंगे इस पार्टी को डिसॉल्व करना, लेकिन विद इन 15 डेज उन्हें सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस फाइल करना होगा। और रेफरेंस फाइल करने के नतीजे में असल में जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट का होगा। अब सुप्रीम कोर्ट अगर इमरान खान को, जाहिर है अगर लार्जर बेंच बनती है तब, या अदरवाइज वो तो सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड करता है। सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट होगा। अब सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के नतीजे में अगर इमरान खान को कामयाबी हासिल नहीं होती और इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो प्रिवेल करता है, तो फिर तो पीटीआई और इमरान खान के लिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि पॉलिटिकली वो आउट हो जाएंगे, क्योंकि पॉलिटिकली पार्टीज आउट नहीं हुआ करती, वो किसी नए नाम से आ जाती हैं,
लेकिन इमरान खान अगर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो फिर जाहिर है एक पीटीआई के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। लेकिन ये करने के लिए बहुत सॉलिड जो चीजें हैं, इलेक्शन कमीशन का जो रेफरेंस है वो किस हद तक इमरान खान के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, किस हद तक इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, और डिस्क्वालीफाई अगर हो जाते हैं इमरान खान तो उसके बाद पीटीआई किस नैरेटिव पे अपना पूरा बयानिया बिल्ड करेगी। जाहिर है इमरान खान डिस्क्वालीफाई अगर फर्ज करें, इसलिए कि इस वक्त हम इफ और बट की बात कर रहे हैं कि अगर वो हो भी जाते हैं तब भी इमरान खान एज ए पॉलिटिकल एंटिटी तो रहेंगे। नवाज शरीफ हैं, 2016 से जो है नाअहल भी हैं, कन्विक्ट भी हैं, लेकिन उनकी अपील आज भी चलती है। 2018 में उनकी पार्टी ने अच्छी खासी नशिस्तें हासिल की। तो ये सारी चीजें तो पॉलिटिक्स तो अपनी जगह रहेगी, लेकिन वो थोड़ा सा बैलेंसिंग एक्ट हो जाएगा अगर इमरान खान भी डिस्क्वालीफाई हो जाए। अच्छा, ये वैसा ही बैलेंसिंग एक्ट है जब हमने जहांगीर खान तरीन की नाअहली के हवाले से देखा था कि उसके बारे में कहा गया था ये बैलेंसिंग एक्ट। लेकिन आपने ये पॉइंट बड़ा जबरदस्त दिया है, इस पॉइंट को आगे चल के डिस्कशन में मज़र साहब मजीद इलेबरेट करेंगे। बट नाउ आमिर जासब, कमिंग टू यू, 10 अप्रैल ऑनवर्ड्स आमिर जासब, हमने देखा कि इमरान खान का बयानिया बड़ा जबरदस्त तरीके से फैला और वो एक तरह से हावी हो गए हुकूमत के ऊपर, पीडीएम की मखलूत हुकूमत, यूनिटी गवर्नमेंट के ऊपर। लेकिन आफ्टर 2 अगस्त जब से इलेक्शन कमीशन का ये फैसला आया है, हमें इमरान खान कहीं ना कहीं बैकफुट पे जाते हुए और पीडीएम का, यूनिटी गवर्नमेंट का बयानिया उनके ऊपर हावी होता हुआ नजर आ रहा है। अब ये आगे चल के किस रंग में बदल जाएगा? क्या इमरान खान यहां पर कंसीड कर देंगे, अपनी जिंदगी में पहली दफा कोई लड़ाई हार जाएंगे? गरीदा बात है कि इस बयानिए को हावी करने की कोशिशें हो रही हैं। अच्छा। और जाहिर है कि हुकूमत की पूरी सपोर्ट हासिल है इस बयानिए के लिए, तो इतना तो कुछ जो शोर मच रहा है वो समझ में आता है। लेकिन मैं ही समझता हूँ, मतलब मेरी नाचीज राय ये है कि इससे इमरान खान की सियासत बजाय कमजोर होने के मजबूत हुई है। अच्छा। और इसलिए मजबूत हुई कि देखिए, हिज़्ब खिलाफ की सियासत हमेशा जो होती है मुखालफत में चमकती दमकती है। और एक तरह से मैं समझता हूँ कि जो हुकूमत के पास एक मौका था कि वो कहते ना कि कॉन्सेंट्रेट करती इकोनॉमी के ऊपर और चीजों को दुरुस्त करने के लिए, लेकिन क्योंकि नून लीग जो है पंजाब हार चुकी है तो इस वक्त शदीद दबाव का शिकार है। और क्योंकि वो दबाव का शिकार है तो उन्होंने रद्द-ए-अमल के तौर पर, मैं बिल्कुल समझता हूँ कि रद्द-ए-अमल के तौर पर वो ईसीएल में नाम भी डालने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टी को बैन भी करने की कोशिश कर रहे हैं। गो के इलेक्शन कमीशन का डिसीजन जो है खुद एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, उसमें बहुत ज्यादा झोल है और उसमें मतलब उसमें कई सवालात जन्म लेते हैं कि जी 2017 के कवानीन का इतलाक क्या माजी में जाकर हो सकता है, नहीं हो सकता। फॉरेन फंडिंग ये होती है, दुनिया भर में तारीफ ये होती है, किसी हॉस्टाइल स्टेट से आप पैसे लें और अपने मुल्क के इंटरेस्ट के खिलाफ बात करें। अब यहाँ पर ऐसी कोई चीज नहीं है। यहाँ पर जाहिर है कि इमरान खान एक बैनुल-अक़वामी तौर पे मशहूर मारूफ शख्सियत है, बैनुल-अक़वामी जो पाकिस्तानी रहते हैं बैरून मुल्क उनमें बहुत ज्यादा मकबूल है, कि असल उनकी सपोर्ट बेस वहीं पर है। तो वहां पर आप देखिए उस लिस्ट में, फहरिस्त में देखें, $50 किसी ने दिए हैं, किसी ने $100 दिए, किसी ने $2000 दिए हैं। तो ये उस तरह का एक मेरे ख्याल में मज़ाइका केस फैसला जो कि ममनुआ फंडिंग हो सकती है वो, लेकिन फॉरेन फंडिंग टू स्पॉन्सर कहते ना कि अंडरमाइन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान वो नहीं है। अच्छा। और ये मेरे ख्याल में आमिर साहब बीच में एक सप्लीमेंट्री सवाल, आमिर साहब एक सप्लीमेंट्री सवाल पुट अप कर दूं। अपने ही फैसले में इलेक्शन कमीशन ने ये भी वाजे करके लिखा हुआ है एक क्वेश्चन का जवाब देते हुए कि अगर फॉरेन फंडिंग बराह रास्त गैर मुल्की हुकूमतों से हो वो भी गलत है, और अगर वो इनडायरेक्टली हो तो भी फॉरेन फंडिंग की तस्वुर की जाएगी। गैर मुल्की हुकूमतें अफराद के जरिए या कंपनीज के जरिए या ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए भी फंड करती हैं, और इसको पीपीओ 2002 का हवाला दे के इलेक्शन कमीशन ने फैसले में लिखा हुआ है। देखिए, इसमें अगर कहीं से एक कंपनी की तरफ से बड़ी खतीर रकम आ गई है, अजल जो उसकी ज्यादातर जिसमें मतलब हिसाब करके देख लें, हाँ। जिसमें छोटे डोनर्स हैं, छोटे मतलब पाकिस्तानी, वहां पर कोई डॉक्टर रह रहे, कोई इंजीनियर रह रहे, ज्यादा तादाद उनकी है या उन लोगों की है कि जिनको मुबैना तौर पर कहा जाता है कि दूसरे मुल्क से उनका ताल्लुक है या किसी और मुल्क के शहरी हैं। तो मेरे ख्याल में फैसले में इतने ज्यादा झोल है कि बासानी जो है उससे फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान साहब की सियासत को देखिए, कब उनकी सियासत चमकी, जब उनकी हुकूमत को गिरा दिया गया, जब उन पर वार किया गया, तो ये उन पर एक और वार हो रहा है। और इस वार के नतीजे में आप देखिएगा कि देखिए इमरान खान आज भी उनके जो सपोर्टर्स हिमायती हैं जिनकी तादाद रोज ब रोज बढ़ रही है और आम पाकिस्तानी उससे मुतासिर हो रहा है, उसके लिए इमरान खान मिस्टर क्लीन ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आमिर साहब, क्या वजह है आपके नजदीक, क्या वजह है कि जो इमरान खान का फॉलोअर है वो इमरान खान को चोर करप्ट मानने पे तैयार ही नहीं है? वजह क्या है इसके पीछे आपको नजर आती?
इमरान खान साहब की खुशकिस्मती है कि उनके सामने जो दो हाउसेज है, हाउस ऑफ शरीफ एंड हाउस ऑफ जरदारी। अब इनकी तारीफ करना, इनका नाम ले देना काफी है पाकिस्तानियों के लिए। ये लोग इतने ज्यादा अंडरमाइन हुए हर तरह से कि आप ये कहेंगे जी हाउस ऑफ शरीफ और हाउस ऑफ जरदारी, अगर मतलब मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान से बिलियंस ऑफ रुपीज भेज के आप वजीर आजम बन सकते हैं, तो इमरान खान मतलब उनके मुकाबले में तो ये चवन्नी अठन्नी की रकम भी नहीं है जो 1.5 अरब की बात हो रही है। 16 अरब का तो सिर्फ शहबाज शरीफ साहब पे एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। तो यहाँ पर कोई मतलब है कि एक अगर कहते बेकरी चोर है और एक पेस्ट्री चोर, पेस्ट्री की भी चोरी नहीं की इमरान खान ने, अगर इनसे तकाबुल आप कर रहे हो तो इमरान खान पे कोई करप्शन का केस नहीं है, तोशा खाना का कोई करप्शन का केस नहीं है। वो इरेगुलरिटी का हो सकता है, लॉ की गलती हो सकती है, करप्शन जो होती है वो अभी तक इन लोगों ने कुएं में बांस डाल दिए लेकिन इनको कोई करप्शन का केस नहीं मिला है। और अब ये कोशिश कर रहे हैं बनाने की और उसके नतीजे में आप देखिएगा इमरान खान के ऊपर अपनी बात और कहूंगा गरीदा, देखें अभी ये जो जिस रास्ते पे नून लीग चल रही है और पीडीएम चल रही है खतरनाक है। वो यूं इमरान खान वाहिद वो सियासतदान है जो वफाक की अलामत है पाकिस्तान में, जो जिसकी फॉलोइंग कराची से लेकर खैबर तक है। उसमें कोई आदमी इस बात की वो नहीं करता कि जी पठान इसके पीछे है, उर्दू बोलने वाला है, पंजाबी है, बलोच है, तमाम कौमियतों के लोग, तमाम फिरकों के लोग इनके पीछे हैं और कोई ऐसी जमात नहीं कर सकती ये बात। नून लीग पंजाब की जमात है, पीपल्स पार्टी तेईस सिंध की जमात है, एमक्यूएम शेरी सिंध की छोटी सी जमात है। बाकी कौन सी आप अपनी मुल्क की नेशनल लेवल की पार्टी को आप समझते हैं कि आप बैन कर लेंगे? इमरान खान फैक्ट्री तो है, वो रहेगा और वो है और उसको पाकिस्तान की जरूरत है। पाकिस्तान नीड्स इमरान खान फैक्टर। वाई? क्योंकि वो इस मुल्क में मौरूसी सियासत को चैलेंज करता है, जो कहते हैं दिहाइयों पे फैली हुई करप्शन है उसको चैलेंज करता है। ठीक, तो वो एक मौरूसी सियासत की आपने बात कर दी आमिर जिया साहब, बाकी पार्टिसिपेंट भी मौजूद है लेकिन आप बातें ऐसी छेड़ देते हैं फिर मेरे जहन में सवाल आ जाते हैं। मौरूसी सियासत की आप बात कर रहे हैं कि उसके मुखालिफ एक अलामत है इमरान खान, लेकिन आज ही शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी, बेटे उनके पहले ही टिकट होल्डर हैं, एमपीए भी हैं, एमएनए भी हैं, आज उनकी साहबजादी को भी जो है टिकट दे दिया NA 175 का। तो ये तो आप अपने पार्टी के जो सेकंड इन कमांड है, तो ये तो मौरूसियत, क्या ये पीटीआई के अंदर मौरूसियत की अलामत नहीं है? नहीं, बिल्कुल। देखिए मौरूसी सियासत जहां पर भी, क्योंकि हमारी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स एक नेशनल लेवल पर है और एक कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर है। हाँ। मैं इमरान खान को समझता हूँ नेशनल लेवल पे वो मौरूसी सियासत के खिलाफ एक सिंबल है। उनकी पार्टी में भी ये मर्ज है क्योंकि जाहिर है हमारा सियासी निजाम इलेक्टेबल्स का है और इसमें तो फिर आमिर साहब इमरान खान फिर मौरूसियत के खिलाफ एक अलामत तो ना हुए ना? जब उनकी पार्टी के अंदर ये मिसालें मौजूद हैं फिर वो अलामत तो ना हुए ना एक? आई विद यू ऑन दिस। मैं आपके साथ हूँ कि भाई आपके यहाँ आपको सोचना चाहिए कि अपने कारकुनों को आप दें वो टिकट दें, खानदान से कर सकते हैं, किसी भी पार्टी में होता गलत है। लेकिन हमारा जो पूरी सियासत है मतलब यहाँ पर 60% जो है 60% वो डायनेस्टिक है। सिर्फ अर्बन एरिया को आप निकाल दें, जब तक हम इसको तब्दील नहीं करेंगे, ये जो जमहूरियत के नाम पे फ्रॉड हो रहा है अरसे से हमारे पास, इसको जब तक आप तब्दील नहीं करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज में जमहूरियत आनी चाहिए सबसे पहले, वहां पर इलेक्शन होने चाहिए। ये नहीं हो सकता कि जी आप कानूनबाजी करें, एक आदमी ताहयात चेयरमैन बन गए, एक आदमी ठीक है आमिर साहब आपका पॉइंट आ गया। मैं बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी डिबेट में इन करना चाह रही हूँ। मजहर अब्बास साहब सर आपकी तरफ आऊंगी। आपके नजदीक इमरान खान अहल होके ज्यादा खतरनाक है या ना अहल होके ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे? देखिए, अगर मैं सियासी बात करूं तो सियासी तौर पे तो जमातें हों या लीडर्स हों वो अपने एक नेचुरल प्रोसेस में जाती हैं। हमने पीपल्स पार्टी को देखा, मुद्दतों रही पीपल्स पार्टी, लेकिन अगर खत्म हुई तो एक अपने इलेक्शन प्रोसेस से खत्म हुई। यानी 2008 से 2013 तक 5 साल पीपल्स पार्टी का टेन्योर रहा। उसके बाद पीपल्स पार्टी हमें नजर आती है कि पंजाब में तकरीबन वाइप्ड आउट हो गई। मुस्लिम लीग नून को आप नवाज शरीफ को आपने 2016 में नाअहल किया, उसके बाद सजा भी हो गई। लेकिन 2018 में हमने देखा कि पंजाब में अगर प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन देखें तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नून लीग है और जो है कौमी असेंबली में भी अच्छी खासी उन्हें नशिस्तें मिली। इसका मतलब ये है कि वही बात कि जो कानूनी फैसले होते हैं या लोग जिनके साथ जुड़े हुए होते हैं कितनी आसानी से मजहर साहब वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। लेकिन पीपल्स पार्टी को किसने खत्म करने की कोशिश की, नून लीग को किसने खत्म करने की कोशिश की, ये तारीख में बिल्कुल वाजे है। तो क्या आपको लगता है कि इमरान खान को भी आर्टिफिशियली खत्म करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, इमरान खान का जो क्राइसिस है वो कब शुरू हुआ? क्राइसिस अक्टूबर में शुरू हुआ ना। अक्टूबर में किस वजह से क्राइसिस शुरू हुआ? एक अपॉइंटमेंट, एक ट्रांसफर की वजह से वो शुरू हुआ।
यहाँ मसला ये होता है कि यहाँ हर चंद साल बाद जब नवंबर आता है तो यहाँ वजीर आजम या हुकूमत जो है, अगर वो सिविलियन हुकूमत हो तो वो लड़खड़ाती हुई नजर आती है। तो ये क्यों होता है? तो हमारे यहाँ नेचुरल प्रोसेस, इसीलिए अदलिया को उठा लें आप, अदलिया के फैसलों पे लोगों का एतबार नहीं है उस तरह। बदकिस्मती से हमारी की पूरी एक तारीख रही है, तो इसलिए लोग सियासी तौर पे अपनी जमातों से जुड़े नजर आते हैं, चाहे उनके खिलाफ कितना ही सख्त फैसला क्यों ना आ जाए। इंटरेस्टिंग पॉइंट। मस्त साहब, यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेनी है। मंसूर खान साहब, आपकी इजाजत से एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आके मंसूर अली खान साहब से सवाल करते हैं ताकि उनका जवाब तफसील से आ सके। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। आमिर ज़िया साहब, मजहर अब्बास साहब भी मौजूद है हमारे साथ। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में मौजूद हैं आज आमिर ज़िया साहब, मजहर अब्बास साहब और मंसूर अली खान साहब। मंसूर खान साहब, आपके नज़दीक इमरान खान अहल होके ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहे हैं या ना अहल होके ज़्यादा खतरनाक साबित हो जाएंगे? देखिए गरीदा, मैं इसको एक्चुअली पहली बात तो मेरा ख्याल में जो हम लोग टॉक शोज के अंदर जो डिबेट हो रही है ना, इसको सबसे पहले तो हमें जरा बाइफिकेट करने की जरूरत है। एक तो हम अगर पर्टिकुलरली सिर्फ कानूनी मामलात के बारे में बात करें, रिपोर्ट क्या कहती है, रिपोर्ट में इल्जामात क्या हैं, क्या ये रिपोर्ट इमरान खान साहब के लिए प्रॉब्लमैटिक है या नहीं है, ये डिबेट एक अलग है। दूसरी डिबेट ये डिफरेंट है कि जनाब सियासी तौर पे उनका फायदा होगा, उनका नुकसान होगा, उससे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। सो सबसे पहले तो इन दोनों चीजों को मिक्सअप नहीं करना चाहिए। और ये जो एक इमेज हम लोग बनाते हैं ना पॉलिटिशियंस के हवाले से कि हम बतौर सहाफी हम डिक्लेयर करेंगे कि जनाब कौन चोर है, कौन डाकू है, कौन नहीं है, ये हम बताएंगे कि जनाब शहबाज शरीफ जो है वो चोर है, आसिफ अली जरदारी चोर है और इमरान खान चोर नहीं है। आई एम सॉरी, लेकिन ये हमारा काम नहीं है। हम लोग बतौर तज्जियाकार, बतौर सहाफी ये सर्टिफिकेट्स नहीं दे सकते। ये काम अदालतों का है, अदालतों को फैसला करने दें। अदालतों ने आज नवाज शरीफ को या मरियम नवाज को ना अहल किया हुआ है ना, तो उनके खिलाफ एक कन्विक्शन आई हुई है, ठीक है, आए, डजंट मैटर। लेकिन किसी और शख्स के बारे में, चाहे वो आसिफ अली जरदारी हो या शहबाज शरीफ हो, ये हमारा काम नहीं है कि हम ये बैठ के डिक्लेयर करें। सो एक बात ये। दूसरी बात ये कि क्या सियासी तौर पर फायदा होगा, नुकसान होगा, होता रहे। सियासी तौर पे मैं कहता हूं इमरान खान साहब को, शायद मैं कहता हूं जनाब आज जो उनकी पॉपुलैरिटी है वो 3 गुना ज्यादा बढ़ जाए, बढ़ती रहे, डजंट मैटर। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है कि उससे उसको सियासी फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। नवाज शरीफ को आप उठा के देख लीजिए, नवाज शरीफ की ठीक है आपने बेशक उनकी कन्विक्शन कर दी, उसके बाद उनको जेल भी हुई, लेकिन उसके बाद वोट को इज्जत दो के बयानिए की वजह से जो है नून लीग की पॉपुलैरिटी इंक्रीज हुई, हो गया उनको सियासी फायदा। लेकिन उसके बाद जब हुकूमत में आए तो उनको सियासी नुकसान हुआ, होता रहे। दैट डजंट मीन कि हम ये कहें कि हाँ जी इससे जो है वो बहुत ज्यादा इनको एडवांटेज हो जाएगा। एडवांटेज होता है या नहीं होता ये तो वक्त बताएगा, हम लोग इसको पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो ये, और दूसरी बात ये कह देना कि जी इमरान खान साहब जो है वो बड़े साफ सुथरे हैं और उनके ऊपर तो कभी कोई इल्जाम है ही नहीं, उनके ऊपर करप्शन के कोई इल्जाम नहीं। करप्शन के इल्जाम हैं और बड़े संगीन इल्जाम हैं, सिर्फ डिफरेंस ये है कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। 450 कनाल से ऊपर की जमीन उन्होंने ली हुई है मलिक रियाज से। इसके अलावा जो बाकी जो पैसे आए हुए हैं वो ये 50-50, 100-100, $150 नहीं है भाई, वो 21,21,500 डॉलर है जो अबराज से आया हुआ है। ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है, ये हम बात जो है ये करोड़ों के अंदर जाती है। सो इसलिए हम लोग ना जब बात इमरान खान के बारे में आए कि जनाब इमरान खान साहब ने ये किया, नहीं ये तो बड़ी छोटी सी चीज है, तो कुछ भी नहीं है, इट डजंट मैटर। आपका पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। हुए थे मंसूर साहब, आप मैं सिर्फ एक चीज कंप्लीट कर दूं, कि नवाज शरीफ को भी जब ना अहल किया गया था वो भी बड़ी एक छोटी सी चीज थी, लेकिन कानून था ना, कानून ने कहा कि नहीं जनाब ये छोटी सी चीज, बेशक आपने तनख्वाह नहीं ली, कानून कहता है कि आप नाअहल होंगे। तो हमने बतौर एक सहाफी, बतौर एक तज्जियाकार, हमने कानून के मुताबिक आगे खड़े होना है। वी कैन नॉट सी कि जी इमरान खान आज बड़ा पॉपुलर है तो जनाब इसके अगेंस्ट ये फैसला नहीं आ सकता या नहीं आना चाहिए। वी नीड टू गो बाय द बुक। मेरे ख्याल में तो लास्ट जो हमें जो इन्फॉर्मेशन थी वो तो यही थी कि सहाफी जो है वो कम से कम किताब और कानून के और आइन के मुताबिक ही चलता है। लेकिन पाकिस्तान में कोई चीज क्या बाय बुक, बाय कॉन्स्टिट्यूशन, बाय लॉ होती है कि नहीं होती है, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन मंसूर खान साहब, आपका पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। यही पॉइंट गुफ्तगू में आमिर ज़िया साहब के साथ भी रेज हुआ था। सो आपके साथ मैं पुटअप कर रही हूँ कि क्या वजह है इमरान खान के बारे में जो ये परसेप्शन है कि वो सब कुछ हो सकता है लेकिन वो करप्ट नहीं हो सकता। वो बहुत बड़ा ईमानदार है, आप उसकी ईमानदारी पे क्वेश्चन नहीं कर सकते। सो मच सो फवाद चौधरी ने भी आज कह दिया कि जी इमरान खान को करप्ट साबित करना उतना ही मुश्किल है जितना आप नवाज शरीफ को ईमानदार साबित करें। सो व्हाई इज दिस इम्पॉसिबल टू मेक अ केस बाय द पॉलिटिकल एरेना कि जी इमरान खान ईमानदार नहीं है या इमरान खान चोर है? क्या वजह है इसकी? मंसूर खान साहब,
आपसे सवाल है ये मेरा। अच्छा, आप मुझसे पूछिए। सॉरी, मैं समझा आमिर जियाद साहब से नहीं। वो सॉरी, उसकी वजह ये है कि उसकी ये परसेप्शंस बिल्ड करवाई जाती हैं। आई मीन क्यों नहीं डिस्कशन होता? आए आके बैठ के बात करते हैं। मैं कहता हूँ आए अपने टॉक शो की अपनी पूरी कन्वर्सेशन आए इसके ऊपर। ये जो 458 कनाल जमीन थी जो इन्होंने मलिक रियाज से ली, आए इसके ऊपर बैठ के डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आए बैठ के डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। 21 लाख जो आपने अबराज से लिए और वो वुटन क्रिकेट के जरिए आए, क्यों आए? आपको क्यों ट्रांसफर हुए? आए बैठ के डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर जो 2 अकाउंट थे उसको क्यों आपने मेंशन नहीं किया? आए बैठ के डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि जनाब असद कैसर ने जो अकाउंट खोले, इमरान इस्माइल ने जो अकाउंट खोले, वो आपके जो साबिक डिप्टी स्पीकर थे उन्होंने, कासिम सूरी साहब, उन्होंने बैठ के अकाउंट खोले। मियां महमूद रशीद ने यहां पे बैठ के अकाउंट खोले। क्यों खोले? उनके अंदर करोड़ों रुपए की क्यों ट्रांजैक्शंस हो रही थी? द पॉइंट इज कि डिलिबरेटली ये डिबेट लाई नहीं जाती, इसको अंडर कंसिडरेशन किया नहीं जाता। 5 कैरेट हीरे की जो अंगूठी है उसको डिस्कस किया नहीं जाता। इसकी वजह ये, वी नीड टू एक्सेप्ट दिस, वी नीड टू एक्सेप्ट कि हमारे मीडिया के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको एक्चुअली जो जब वो डिस्कशंस करना चाहते हैं तो वो बहुत से ऐसे, मैं एम नॉट टेकिंग एनी नेम्स, लेकिन बहुत से लोग जो है वो एक एजेंडा के तहत डिस्कशंस कर रहे होते हैं कि हाँ ये बात तो डिस्कस करो, आओ बैठ के डिस्कस करते हैं कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का टीटी का क्या मसला है, आओ बैठ के डिस्कस करते हैं कि जनाब मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आसिफ अली जरदारी का क्या मसला है। लेकिन जब मामला इमरान खान के ऊपर डिस्कशन करने पे आए, 35-40 मिनट के टॉक शो के ऊपर, उसके ऊपर बात करने आए, हम कहते हैं नहीं, उसके बारे में क्या बात करनी, तो बड़ी छोटी सी चीज है, इसको क्या डिस्कस करना है, लेट्स जस्ट गेट ऑन विद इट, आगे चलें। दैट्स द प्रॉब्लम। थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो थोड़ी है सी मनी लॉन्ड्रिंग से करते हैं, थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग की, थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग वो हम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है ना। नहीं, इमरान खान, ओह ये तो जनाब ये तो शीशे का बना हुआ है, अब यूं करके कोई कीचड़ आएगा भी तो टच होकर नीचे गिर जाएगा, बिकॉज यू डोंट वांट टू डू दैट, यू डोंट वांट टू डिबेट और डिस्कस दिस। ओके, वेरी फायरी पॉइंट्स। आमिर जियाद साहब, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? आई कैन सी कि आप इस पे कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं। नहीं, मैं अगर आप इजाजत दें, बाकी बड़ा अच्छा सवाल उठाया पूर्ण ने कि क्यों इमरान खान को मिस्टर क्लीन ऑफ पॉलिटिक्स कहा जाता है पाकिस्तान में। उसकी बड़ी वजह यह है कि जब सामने जिनसे मैंने कहा मुवाजना करते हैं, जरदारी साहब से और शरीफ खानदान से, कि जिन्होंने अपनी सियासत को अपने कारोबार को वसत देने के लिए इस्तेमाल किया, और जैसे जैसे उनकी सियासत बनती वैसे वैसे उनकी मालो दौलत और उनका कारोबार फैला, फिर तो ये वजह है। अच्छा, दूसरा जो हमें समझना चाहिए कि बात पब्लिक परसेप्शन की हो रही है, और पब्लिक परसेप्शन में आप अगर निकल जाए मतलब माइक लेकर, आपको नजर आ जाएगा कि आम आदमी, पढ़ा लिखा पाकिस्तानी, मिडिल क्लास पाकिस्तानी क्या कहता है, जो मेहनतकश पाकिस्तानी वो क्या कहता है। तीसरी बात ये, जितना इमरान खान के खिलाफ मीडिया में मजबूत मोर्चा और महाज है, किसी पॉलिटिशियन के सामने मुझे अभी हालिया बरसों में नजर नहीं आया। बड़े मीडिया ग्रुप्स लोग, बड़े कदावर एंकर, तो किसी ने नहीं रोका कि जनाब इमरान खान की करप्शन को डिस्कस ना करें। मंसूर माशाल्लाह खुद प्रोग्राम करते हैं, बिल्कुल करते होंगे, मुझे यकीन है करते होंगे। फरीदा, आप बहुत इंडिपेंडेंट साहब हैं, आपको भी कोई नहीं रोक सकता, आप अपना एजेंडा खुद डिस्कस करते हैं। तो ऐसे में अनगिनत नाम गिनवा सकता हूँ कि बड़े मजबूत अच्छे वो हैं, सहाफी हैं, एंकर पर्सन हैं, वो अपने प्रोग्राम करें। इमरान के 400-450 एकड़ पे जो मुबैना तौर पे कह रहे हैं वो हुआ, हीरे की अंगूठी हुई, लेकिन कर लें प्रोग्राम। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि उनकी सपोर्ट बेस पे फर्क नहीं पड़ता, और ये बात आप इमरान, उनके लिए जरदारी साहब और शरीफ खानदान के लिए नहीं कह सकते। उनके किसी सपोर्टर से बात करें, वो कहेगा, हंस के कहेगा, जी हमें पता है, होता है ये। तो वहां पर एक तरह की इस चीज की एक्सेप्टेंस है उनकी जमात में। इमरान खान ने चैंपियन किया ये कॉज जो है कि जी एंटी करप्शन का बयानिया जो है वो इमरान खान की जेब में है। अब आप कुछ भी कर लें, या तो उसको साबित करें जनाब कि उसने करप्शन की, उसने फैक्ट्री लगा दी, पाकिस्तान से मनी लॉन्डर करके बाहर लेके चला गया, वो उसने लूट मार के पैसे जमा कर लिए, तो ऐसा तो कोई नहीं है। अब ये टेक्निकल बात ये है कि मतलब 1.5 अरब की पूरी है ना इसके, ये जो इलेक्शन कमीशन का वो 1.5 अरब रुपए का है, इससे ज्यादा नहीं है ना। उसमें आप प्लस माइनस कर लें कि $100 वाले कितने हैं, $50 वाले कितने हैं, $2,500 वाले कितने हैं, या पाउंड वाले कितने हैं, उस पर अबराज का ये चीजें आनी चाहिए सामने। लेकिन क्या इसकी बेस पर आप एक पाकिस्तान की वफाकी पार्टी को, मकबूल पार्टी को बैन कर सकते हैं? मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन भी बहुत ओवरबोर्ड गया। इलेक्शन कमीशन ने ये तक तो नहीं किया, राइट टू रिप्लाई है, जब आप फैसला करते हैं आप कोई, तो आप राइट टू रिप्लाई तो देते हैं ना उस पार्टी को, वो भी नहीं दिया। आपने एकदम कहा कि जी रेफरेंस, तो इसमें जो इनकी जानिबदारी इलेक्शन कमीशन की वो बिल्कुल लोगों को नजर आ रही है। नहीं, शो कॉज तो दिया है, इलेक्शन कमीशन ने शो कॉज दिया है जिसका जवाब देना है कुछ 15-20 दिन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तो वहां पर, और इसके अलावा 8 साल का वक्त था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जवाब देने के लिए। आमिर जियाद साहब, इसको भी तो काउंट करें ना, सिर्फ ये शो कॉज के 15-20 दिन काउंट ना करें। जी दुरुस्त, बात क्यों थी कि उससे पहले कार्रवाई हो नहीं सकती।
जब तक आप ये जो सब फुर्ती दिखा रही है हुकूमत, उसकी वजह मैं ये समझता हूँ, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, क्योंकि पंजाब इनके हाथ से निकल गया है, तो ये लोग बहुत ज्यादा इस वक्त दबाव का शिकार है। इन्हें इस बात का अंदाजा है कि परवेज इलाही इज नॉट उस्मान बुज़दार, वो इतना डैमेज कर सकता है नून लीग को उस सियासत के अंदर जो इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स है, आने वाले वक्त में जो कहते हैं ना कि इलेक्शन की सियासत है, तो उसका मैं समझता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन जा रहा है, वरना होना ही चाहिए था। ठीक है ना, ये पंजाब जीतने के बाद इमरान खान ने फोकस किया है इसास प्रोग्राम पर, और जी हम केपी के अंदर हम हेल्थ कार्ड को मजबूत करेंगे, फला करेंगे ना। इमरान खान खुद प्रोटेस्ट की पॉलिटिक्स से बाहर आ रहे थे। अब आप जब उनको इस बात पे मजबूर करते हो तो आप फिर एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी क्रिएट करेंगे, तो मेरे ख्याल में उसका फायदा जो है इमरान की जारी सियासती को होगा। जी राइट। आमिर साहब, सॉरी आपको कट इन कर रही हूँ, एक ब्रेक का वक्त है छोटी सी, मजहर अब्बास साहब से मुझे सवाल करना था, लेकिन ब्रेक लेते हैं ताकि जवाब आपका बीच में इंटरप्ट ना हो। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, वापस आते हैं। मंसूर अली खान साहब, आमिर साहब, मजहर अब्बास साहब मौजूद हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मजहर अब्बास साहब, आपसे मेरा सवाल होगा, जो अभी आमिर साहब के साथ डिस्कशन हो रही थी कि मुल्क की एक सबसे बड़ी पॉपुलर, उनके मुताबिक मुल्क की जो सबसे पॉपुलर जमात है उसको बैन नहीं होना चाहिए। मेरा सवाल यहाँ पे ये होगा कि अगर किसी जमात ने या किसी जमात के किसी भी रहनुमा ने या किसी सरबराह ने कोई गैर कानूनी काम किया है, कोई गैर आईनी काम किया है, जिसकी एक सेट सजा जो है मुल्क के आइन में, मुल्क के कानून में डिफाइंड है, तो वो सजा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? हम क्यों ये डिबेट करें कि जी चूंकि ये पॉपुलर जमात है, चूंकि ये पॉपुलर रहनुमा है, तो इसको सजा नहीं मिलनी चाहिए? देखिए, पहली जो मंसूर बात कर रहे थे और फिर आमिर ज़िया बात कर रहे थे, इशू क्या है? इशू ये है कि पाकिस्तान में 1947 से एहतसाब के नाम पर सियासी इंतकाम लिया जाता रहा है। मैं 1947 से बात कर रहा हूँ, आज से बात नहीं कर रहा हूँ, और मैं रिकॉर्ड के तौर पे बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान में 1947 से एहतसाब के नाम पे हमेशा सियासी क़यादत को रास्तों से हटाया गया है, और वो प्रोसेस आज तक चल रहा है, वो किसी न किसी हवाले से। और एक खास बयानिया बनाया जाता है। आज भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, कल भी डिस्कशन कर रहे थे, पिछले कई सालों से कर रहे हैं कि पॉलिटिशियंस आर करप्ट, और पॉलिटिशियन इस काबिल ही नहीं है कि वो हुकूमत करें। ये हम जो है हैमर करते हैं, और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में बाकी तमाम इदारे जो हैं वो साफ सुथरे हैं, बिल्कुल शफाफ हैं, और वहाँ कुछ भी नहीं है। तो हमारा सारा फोकस जो है वो यही रहता है। आज भी, कल हम जरदारी साहब के लिए इसको साबित कर रहे थे, ये नहीं कि सारे लोग क्लीन हैं, सर्टनली नॉट। सीरियस एलिगेशंस हैं, इमरान खान पे भी सीरियस एलिगेशंस हैं, जरदारी साहब पे भी सीरियस एलिगेशंस हैं, और नवाज शरीफ तो कन्विक्ट हो चुके हैं और डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। तो ये हमारे यहाँ एक पूरा एक सिलसिला है जो आज तक चल रहा है, और ये शायद पता नहीं कितने साल चलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ एहतसाब का अमल शफाफ नहीं रहा, कभी भी साफ और शफाफ नहीं रहा। उस पर हमेशा क्वेश्चन मार्क आए हैं। जब भी कोई रूलर जो है उसकी कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट से मामला गड़बड़ होते हैं कहीं ना कहीं, तो ये स्टोरीज ऑल ऑफ अ सडन आनी शुरू हो जाती हैं। ये आप शुरू से लगा लें, आपको मिसालें देना चाहें, वक्त नहीं है आपके पास, वरना मिसालें दी जा सकती हैं। असल चीज ये है कि आपने इस वक्त जो सूरत हाल है, बिल्कुल कोई भी कानून से बालातर नहीं है। वो कौन कहता है कानून से कोई बालातर है? लेकिन ऐसा क्यों होता है कि ऑल ऑफ अ सडन एक केस जो है वो सालों से पड़ा हुआ होता है, वो एकदम सूरत हाल बदलती है, और वो केस एकदम नंबर 1 पे आ जाता है, और फौरन उसकी हियरिंग कॉल कर ली जाती है, और फिर जब मामला कुछ और होते हैं तो वो केस एकदम फाइल हो जाता है। तो हमारे यहाँ मजहर अब्बास साहब, 8 साल से ज़ेरे इल्तिवा था यह केस। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। जब तक फैसला महफूज किया उस वक्त तो इतना प्रेशर नहीं था फैसला सुनाने का, ये तो उसके बाद प्रेशर डेवलप हुआ है। देखिए, मैं इलेक्शन कमीशन की बात ही नहीं कर रहा। इलेक्शन कमीशन तो चलिए मैं सवाल कर लेती हूँ ना इस पर्टिकुलर केस के हवाले से। इलेक्शन कमीशन का फैसला, ममनुआ फॉरेन फंडिंग, उसके बाद जो इमरान खान को सहना पड़ा है, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि पाकिस्तान की एक तारीख है एहतसाब के नाम पे सियासी इंतकाम की, लेकिन क्या आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला भी सियासी इंतकाम है? इसके पीछे कोई और कुव्वत है? नहीं, मुझे नहीं लगता। मेरे ख्याल में देखिए, इलेक्शन कमीशन ने कौन गया? इलेक्शन कमीशन में पिटीशन लेके कौन गया? अकबर वो मुस्लिम लीग नून तो नहीं लेके गई, पीपुल्स पार्टी तो नहीं लेके गई।
पीटीआई का एक इस्टेब्लिश फाउंडिंग मेंबर लेके गया और वो फाउंडिंग मेंबर जो पीटीआई के फाइनेंसेस को देखता था अपने जमाने में, वो फाउंडिंग मेंबर जिसने बलूचिस्तान में पीटीआई को ऑर्गेनाइज किया था, वो फाउंडिंग मेंबर जिसके बारे में आप हामिद खान साहब से भी पूछ सकते हैं, जो है और भी जो बुनियादी अरकान है उनसे भी पूछ सकते हैं। और उसकी जो उसने जो ईमेल शो की हैं, उसने जो मैसेजेस शो किए हैं, वो इमरान खान से कॉरेस्पॉन्डेंस करता रहा है। तो अकबर एज बाबर, और बज़ाहिर अकबर एज बाबर का हमें कोई पॉलिटिकल या कोई दूसरा इंटरेस्ट भी नजर नहीं आता कि उसका कोई और इंटरेस्ट हो, हमें तो नहीं नजर आता। अगर किसी को नजर आता है, आज तक पीटीआई ने उस पर उस तरह की एलिगेशन नहीं लगाई। इसीलिए मेरा सवाल है कि जब इतना क्रिस्टल क्लियर कोई केस हो और उसमें साबित हो चुका हो कि कहीं ना कहीं आइन की, कानून की खिलाफ वर्जी हुई है और उसकी एक सेट सजा मुतय्यन हो, तो फिर वो सजा क्यों नहीं मिलनी चाहिए कि नहीं जी फलाना तो बड़ा पॉपुलर लीडर। देखिए, सजा तो गरीदा सजा इलेक्शन कमीशन थोड़ी देगा। इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला दे दिया, पीटीआई उस फैसले को चैलेंज कर रही है, इलेक्शन कमीशन ने एक शो कॉज दे दिया। अब फेडरल गवर्नमेंट जाएगी, रेफरेंस फाइल करेगी, उस रेफरेंस पे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो फाइनल होगा, मैं उसे मानूं या ना मानूं। तो लीगल प्रोसेस तो अभी कंटिन्यू। इलेक्शन कमीशन ने कोई डिसीजन थोड़ी दे दिया है, हम उसे डिसीजन समझ रहे हैं। हम समझ रहे हैं ये फाइनल जजमेंट है, ये फाइनल जजमेंट नहीं है। उसने कोई वो ना डिस्क्वालीफाई कर सकता है किसी को इलेक्शन कमीशन, ना पार्टी को डिसॉल्व कर सकता है। उसका एक प्रोसेस पॉलिटिकल ऑर्डर 2002 में मौजूद है, वो पॉलिटिकल ऑर्डर फॉलो होगा, उसके मुताबिक फैसला होगा और फाइनल डिसीजन जब होगा तो मैं और आप डिबेट करते रहे सही है नहीं है, लेकिन वो फाइनल डिसीजन कहलाएगा। नवाज शरीफ अगर कन्विक्ट हो गए तो वो कन्विक्ट हैं, ये तो नहीं कह सकते हम कि वो इक्विट हैं अनटिल अनलेस उनकी अपील का। अब मुझे बताएं 2016 से नवाज शरीफ की अपील क्यों नहीं टेकअप हो रही, मरियम नवाज की अपील का फैसला क्यों नहीं हो रहा? ये सारा जो चीजें, ये सवालात उठाते हैं कि हमारे यहाँ पिक एंड चूज होता है। एकदम ऑल ऑफ अ सडन नजर आएगा कि नवाज शरीफ की अपील फौरन लग गई, नजर आएगा कि मरियम नवाज की अपील फौरन लग गई, नजर आएगा कि इमरान खान के हवाले से जो है फौरन वो गए। और एक जमाने में एक वक्त था, इमरान खान ने जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई तो इमरान खान ने कहा कि अब रात को अदालतें क्यों नहीं खुलती। फिर 17 जुलाई के बाद जो है पीडीएम ने कहा कि रात को अदालतें क्यों नहीं खुलती। तो ये रात को अदालतें खोलना ना खोलना अल्टीमेट डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, लेकिन इस हवाले से फाइनल जो वर्डिक्ट होगा वो मुझे और आपको मानना पड़ेगा। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर अब्बास साहब। प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो चुका है। थैंक यू वेरी मच मंसूर अली खान साहब, आमिर जाद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। बड़ी जबरदस्त किस्म की डिबेट रही, बहुत अच्छे पॉइंट्स निकले और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से ये केस इलेक्शन कमीशन का आगे चलेगा, फॉरेन फंडिंग का, ममनुआ फंडिंग का, कानून के मुताबिक चलना चाहिए, बहुत से सवालात के जवाब ऑटोमेटिकली लीगली एंड पॉलिटिकली हासिल भी हो जाएंगे। आई विल सी यू इंशाल्लाह कमिंग मंडे। अल्लाह हाफिज।